अच्छा सर, मैं एक काम करता हूँ, मैं तुम लोगों को जो है ना, जैसे लास्ट सेशन में हम लोगों ने जो है बोरोइंग कॉस्ट के हवाले से बेसिक सी चीजें देखी थी, आज मैं थोड़ी सी तुम्हें जो है ना कुछ एडवांस लेवल की दो तीन चीजें बताता हूँ। फिर तुम लोग इसको रिवाइज कर लेना, इसकी जो है प्रैक्टिस सेशन जो मैंने अपलोड किए हैं वो तुम लोग देख लेना। ठीक है ना, मैं कॉन्सेप्चुअली तुम्हें बता देता हूँ इसका। अहमद रजा बेटा, तुम्हारा कोई सवाल? अच्छा, बल्कि ये मुझसे एक सवाल कर रहा था। ये कौन है अपना मुन्ना? वाजिद। वाजिद मुझसे एक सवाल कर रहा था। वाजिद, हाँ वाजिद ने, हाँ मैं वाजिद का सवाल जरा पढ़ लूँ। सर, जो हम डिस्क्लोजर्स बनाते हैं तो अच्छा, मुझे सिर्फ जल्दी से बता दो, तुम लोगों को मेरी आवाज आ रही है ना? सर, जो हम डिस्क्लोजर्स बनाते हैं तो अगर क्वेश्चन में मल्टीपल आईएएस की डिटेल्स हो, मींस के पीपी आईपी और भी चीजें, तो क्या सबके कंबाइन नोट्स बनाने होते हैं? क्योंकि लास्ट क्विज में आईपी और पीपी की डिटेल्स गिवन थी, बट मैं सिर्फ आईपी के डिस्क्लोजर्स किए थे। ये नहीं 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 बेटा, देखो एक चीज समझो। एक चीज समझो, नहीं ना, नहीं देखो वाजिद मेरा बच्चा, एक चीज समझो कि जैसे जैसे तुम्हारे टॉपिक्स होते जाएंगे ना, स्पेशली नॉन करंट एसेट से रिलेटेड, तो याद रखो तुम्हारे सवाल ना जैसे IAS 16 और IAS 40 से मिलके आ सकता है। आज हम IAS 23 कर रहे हैं तो IAS 16 और IAS 23 से मिलके आ सकता है। यू वुड अप्रिशिएट कि जैसे जैसे मेरे लेक्चर्स होते हैं तो तुमने देखे होंगे जो मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस डाले हैं ना, वो कॉम्प्रिहेंसिव प्रैक्टिस क्वेश्चन है, मिक्स टॉपिक क्वेश्चन, जिसमें IAS 16, 23, 40, 20, 36, ये 5 स्टैंडर्ड्स हैं जो मिल के आ सकते हैं। तो मैंने जो क्वेश्चंस तुम लोगों को करवाए, मैं हर क्लास के बाद, हर कॉन्सेप्ट के बाद, तो जो है क्या कहते हैं, हर कॉन्सेप्ट के बाद जो है ना, मैंने कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन जो है वो अपलोड किए हुए पोर्टल पे। समझ रहे हो? तो उसके अंदर मिक्स टॉपिक क्वेश्चंस ही हैं। तो अगर तुम्हारा लेट से इस हफ्ते IAS 23 का है, तो तुम लोगों ने IAS 16 और 40 को भी प्रिपेयर करके रखना है। हो सकता है कि 16 और 40 के साथ 23 मिला के पूछ ले। ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम में भी ऐसे ही सवाल आएंगे। अच्छा सर, अब हम बात कर लेते हैं IAS 23 की। सर, IAS 23 में ऑल दो तुम लोगों ने लेक्चर्स वगैरह तो देख लिए होंगे, बट उसमें कुछ की चीजें जो मैं चाहूंगा तुम लोगों से अर्ज कर दूं। देखो यार, लास्ट सेशन में हम लोगों ने बात की थी। लास्ट सेशन में हम लोगों ने बात की थी। अच्छा सर ठीक है, ये सवाल कब से तंग कर रहा था, लेकिन अब मसला हल हो गया। चलो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह वाजिद, अल्हम्दुलिल्लाह। वाजिद, जिस सीक्वेंस में मैं लेक्चर्स डाल रहा हूँ ना, अगर उस सीक्वेंस में देखोगे ना और साथ साथ क्विज देते रहोगे, तो ट्रस्ट मी इंशाल्लाह जो है ना, तुम्हें मसला नहीं होगा। बस जो मैंने सीक्वेंस डाली है ना, उस सीक्वेंस के अंदर चीजों को करते रहो और पक्का करते रहो, साथ साथ जो है ना, पास पेपर्स अटेम्प्ट करते रहो, क्विज़ेस अटेम्प्ट करते रहो, तो तुम्हारा पेपर इंशाल्लाह इजीली हैंडल हो जाएगा। सही है। चलो, ग्रेट 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 वाजिद, दैट्स सो अमेजिंग। अच्छा सर, स्पेसिफिक बोरोइंग के हवाले से जो है मैं तुम लोगों को थोड़ा अर्ज कर देता हूँ। सर, स्पेसिफिक बोरोइंग वो बोरोइंग होती है जो स्पेसिफिकली जो है किसी एसिड की डेवलपमेंट के लिए ली गई हो। जनरल बोरोइंग वो बोरोइंग होती है जो किसी स्पेसिफिक एसिड की डेवलपमेंट के लिए नहीं ली गई है, वो मल्टीपर्पज बोरोइंग होती है। सर याद रखो, स्पेसिफिक बोरोइंग में आप जिस दिन से लोन लिया है, जितना लोन लिया है, जितना लोन लिया है, उस पर जितनी बोरोइंग कॉस्ट बनती है उस सबको कैपिटलाइज कर दोगे। अलबत्ता अगर कोई सरप्लस फंड पे इनकम है तो आप उसे भी कैपिटलाइज करोगे, मतलब उसको एसेट की कॉस्ट से माइनस करोगे। फिर इधर एक सवाल आता है, फिर इधर एक सवाल आता है, फिर इधर एक सवाल आता है कि सर आप बोरोइंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन किस दिन से स्टार्ट करोगे? ये तुम लोगों ने मुझे जवाब देना है। सवाल आता है कि बोरोइंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन आप किस दिन से स्टार्ट करोगे? तो जवाब है कि सर जिस दिन से एसेट पे काम स्टार्ट हो जाए, उस दिन से आप कैपिटलाइजेशन। सर, स्टैंडर्ड बोलता है कि जिस दिन से कैपिटलाइजेशन स्टार्ट हो जाए, जिस दिन से काम स्टार्ट हो जाए, उस दिन से आपने कैपिटलाइजेशन स्टार्ट करनी है। अच्छा जल्दी से मुझे बताओ, मैंने लोन लिया है 1 जनवरी को, मेरा ईयर एंड 31 दिसंबर, काम स्टार्ट हो रहा है 1 अगस्त को। जल्दी से बताओ, सूद कितने महीनों का पे करूंगा, इंटरेस्ट कितने महीनों का पे करूंगा, जल्दी से बताओ। इंटरेस्ट कितने महीनों का पे करूंगा? उस साल में 2012 में लेट से मैंने 1 जनवरी को जो है लोन लिया है, काम स्टार्ट करा है 1 अगस्त को, ईयर एंड 31 दिसंबर। जल्दी से बताओ, इंटरेस्ट जो है मैं कितने महीनों का पे करूंगा, जल्दी से बताओ। इंटरेस्ट कितने महीनों का पे करूंगा, जल्दी से बताओ।
नहीं नहीं, अरे बेटा इंटरेस्ट कितने महीनों का पे करूंगा सर? इंटरेस्ट तो पूरे 12 महीनों का पे करूंगा ना। इंटरेस्ट तो पूरे 12 महीनों का पे करूंगा, जनवरी से लेकर दिसंबर तक का, जिस दिन से लोन लिया उस दिन का। कैपिटलाइज कितने महीनों का करूंगा? कैपिटलाइज कितने महीनों का करूंगा सर? कैपिटलाइज करूंगा अगस्त से लेकर दिसंबर तक का, 5 महीनों का। और एक्सपेंस आउट कितने महीनों का करूंगा? 7 महीनों का। मानते हो या नहीं मानते? मानते हो या नहीं मानते? कोई सवाल, कोई कीड़े? अहमद रजा बेटा, क्लियर है बेटा? अहमद रजा। चलो ग्रेट। अच्छा आप एक और बताओ। लेट्स से मैंने लोन लिया है, मेरा ईयर एंड 31 दिसंबर को, लोन लिया है 1 मार्च को, काम स्टार्ट कर रहा हूँ 1 नवंबर को। जल्दी से बताओ कितने महीनों का पे करूंगा? इंटरेस्ट कितने महीनों का पे करूंगा? जल्दी से बताओ। इंटरेस्ट कितने महीनों का पे करूंगा? जल्दी से बताओ। 11 महीनों का ना, जनवरी फरवरी से लेकर दिसंबर तक तो 11 महीने होते हैं ना बेटा। अच्छा मैंने 1 मार्च बोला था, आई एम सॉरी, अगर फर्स्ट आई एम सॉरी, गलती हो गई, गलती हो गई, गुस्ताखी माफ, मुझे माफ कर दो। सही बोल रहे हो, अगर तो मार्च बोला था तो 10 महीने। कैपिटलाइज कितने महीनों का करूंगा? जल्दी से बताओ, कैपिटलाइज कितने महीनों का करूंगा? कैपिटल 2 महीनों का। और एक्सपेंस आउट कितने महीनों का करूंगा? 8 महीनों का। जबरदस्त जबरदस्त, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अच्छा सर अब एक सवाल आता है कि सर लेट से काम तो स्टार्ट हो गया, बट ड्यूरिंग ड्यूरिंग द वर्क तुम्हारा काम वक्ती तौर पे सस्पेंड हो जाता है, बंद हो जाता है, टेम्पररी तौर पे हाल्ट हो जाता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि सर वो जो टेम्पररी तौर पे काम सस्पेंड हो जाता है या हाल्ट हो जाता है, तो उसका आप क्या करोगे? उस पीरियड के एक्सपेंस को कैपिटलाइज करोगे, एक्सपेंडिचर को कैपिटलाइज करोगे या नहीं करोगे? तो सर स्टैंडर्ड बोलता है कि देखो वो जो तुम्हारा काम जिस पीरियड में सस्पेंड हो गया या इंटरप्ट हो गया, उस पीरियड को कहते हैं इंटरप्शन पीरियड या सस्पेंशन पीरियड। याद रखो स्टैंडर्ड बोलता है कि तुमने देखना है कि वो इंटरप्शन या सस्पेंशन पीरियड नॉर्मल नेचर का है या एबनॉर्मल नेचर का। अगर तो वो इंटरप्शन या सस्पेंशन पीरियड नॉर्मल नेचर का है तो आप उस पीरियड की कॉस्ट को और इनकम को कैपिटलाइज करोगे। मगर अगर तो वो पीरियड जो है एबनॉर्मल नेचर का है तो आप उस पीरियड की एक्सपेंस को या कॉस्ट को या इनकम को एक्सपेंस आउट करोगे। सर हमें कैसे पता चलेगा कि सर इंटरप्शन पीरियड या सस्पेंशन पीरियड कौन सा है, नॉर्मल है या एबनॉर्मल है? सर सवाल में लिखा हुआ होगा। सर अगर सवाल में नहीं लिखा हुआ तो हमें कैसे पता चलेगा? अज्यूम कर लेना कि एबनॉर्मल है। सर एग्जाम्पल दें इसकी प्रैक्टिकल कि कब एबनॉर्मल होगा कब नॉर्मल होगा, सर इसकी एग्जाम्पल दें। मुझे एक बात बताओ, तुम्हें पता है ना कि जब बिल्डिंग बनती है तो जो है जब उसकी फाउंडेशन बन जाती है तो 10-15 दिन के लिए उसको छोड़ दिया जाता है कि उसकी जो है जमीन पक्की हो जाए। जहाँ इसको खोदाई की है वो पक्की हो जाए, उसके ऊपर जो है थोड़ा सा बस पानी छिड़का जाता है। तो सर ये जो सस्पेंशन है, ये नॉर्मल नेचर की है एबनॉर्मल नेचर की है? जल्दी से बताओ। ये नॉर्मल नेचर की है। हाँ तो सर इस पीरियड की कॉस्ट को और इनकम को कैपिटलाइज करेंगे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक बिल्डिंग हम बना रहे थे उस पे स्टे आ गया, गवर्नमेंट ने जो है किसी या एम्प्लॉयज ने हड़ताल कर दी, तो बताओ ये जो सस्पेंशन पीरियड है ये नॉर्मल नेचर का है या एबनॉर्मल नेचर का है? जल्दी से बताओ। हाँ तो सर इस पीरियड की इनकम और एक्सपेंस को कैपिटलाइज, इस पीरियड की इनकम और एक्सपेंस को कैपिटलाइज नहीं करेंगे, एक्सपेंस आउट करेंगे। मानते हो या नहीं मानते बच्चों? मानते हो या नहीं मानते? बोलो ना। अरे बेटा बोलो ना। आगे बढ़े। आगे बढ़े सर।
अच्छा जी, अब एक सवाल आता है, अब एक सवाल आता है कि सर एक सवाल आता है, सर सवाल ये आता है कि सर लेट से आपने लोन लिया है जनवरी में, एसेट बन गया, दिसंबर तक बन गया, तो अगले साल जब वो इस्तेमाल की हालत में आ गया, तो क्या आप, लोन तो आपने लिया हुआ है, उस पे सूद तो आप दे रहे हो, तो क्या अगले साल भी आप कैपिटलाइजेशन करते रहोगे? कि कैपिटलाइजेशन, अगर लेट से आपने लोन लिया है एक एसेट को बनाने का, सही है ना, अब एसेट बन गया, अब वो 5 सालों तक इस्तेमाल हो रहा है, आपने लोन 5 सालों के लिए लिया हुआ है, तो आप क्या कैपिटलाइजेशन करते रहोगे उस एसेट की, लोन की इंटरेस्ट की कैपिटलाइजेशन करते रहोगे? जब एसेट इस्तेमाल हो कर रहे हो आप, उस वक्त भी कैपिटलाइज, तो स्टूडेंट बोलता है नो। आप याद रखो कि आप बोरोइंग कॉस्ट को, मतलब इंटरेस्ट को, कैपिटलाइज उस वक्त तक करोगे जब तक एसेट सब्सटेंशियली कंप्लीट नहीं होता। द पॉइंट एसेट गेट्स सब्सटेंशियली कंप्लीट, द पॉइंट एसेट बिकम सब्सटेंशियली कंप्लीट, तो उस दिन आप कैपिटलाइजेशन रोक दोगे। अज्यूम करो काम स्टार्ट, लोन लिया है आपने 1 जनवरी को, काम स्टार्ट हुआ है काम स्टार्ट हुआ है 1 फरवरी को, लोन लिया है 1 जनवरी को, काम स्टार्ट हुआ है 1 फरवरी को, और काम खत्म हो गया है 30 नवंबर को, और 31 दिसंबर पे लोन खड़ा हुआ। जल्दी से बताओ, आप टोटल जो इंटरेस्ट पे करोगे वो कितने महीनों का पे करोगे, जल्दी से बताओ। लोन लिया है 1 जनवरी को, ईयर एंड तक लोन था, काम स्टार्ट हुआ है 1 फरवरी को और खत्म हो गया है नवंबर में, 12 महीनों का। जबरदस्त। आप जो कैपिटलाइज करोगे वो कितने महीनों का करोगे? 10 में, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, माशाल्लाह। और एक्सपेंस आउट कितने महीनों का करोगे? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इस पे इलस्ट्रेशन करवाने की जरूरत है या रिकॉर्डेड लेक्चर से देख लोगे? इस पे इलस्ट्रेशन करवाने की जरूरत है या रिकॉर्डेड लेक्चर से देख लोगे? ARM भी बता दें अहमद रजा में? हाँ भाई। अरे मेरा हुक्म तो छोड़, तेरे लिए क्या आसानी है बेटा, तू अपना बता। व्हाट यू वांट? तूने लेक्चर देखे हैं? पहले लेक्चर देखे मैं अहमद रजा या नहीं? अबे तूने पहले देखे लेक्चर जो मैंने दिए हुए थे, अपलोड किए हुए थे, वो देखे हैं तूने? सेकंड क्लास का देख लिया? वैसे एक काम करियो, इसकी जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है ना वो तू लाजमी देखियो, सही है। अगर कुछ मसला होता है तो मैं फिर जो है ना ये ट्राई कर, अगर मसला होता है तो मैं तेरे को जो है फिर समझा दूंगा, मसला नहीं है। क्योंकि अभी क्विज से पहले हमारी एक और क्लास भी है ना। अच्छा जी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट जनरल बोरोइंग। सर जनरल बोरोइंग में आप क्या करते हो? याद रखो, याद रखो, जनरल बोरोइंग के वही रूल्स हैं जो स्पेसिफिक बोरोइंग के हैं, सिवाय 3 रूल्स के। जनरल बोरोइंग के वही रूल्स हैं जो स्पेसिफिक बोरोइंग के हैं, सिवाय 3 रूल्स के। जनरल बोरोइंग के वही रूल्स हैं जो स्पेसिफिक बोरोइंग के हैं, सिवाय 3 रूल्स के। एक काम करो, इसकी पिक्चर लेके ग्रुप पे डाल दो और इसको एक दफा पढ़ लो, फिर मैं समझाता हूँ। पढ़ के समझोगे वो, पहले पढ़ लोगे फिर समझोगे ना, तो ज्यादा आसान होगा।
IS-23 का डिस्क्लोजर जो है ना, जो मैंने बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट बनाई है ना, वही डिस्क्लोजर होते हैं। जो SOCI और SOFP के एक्सट्रैक्ट जो बनवाता हूँ, वही तो डिस्क्लोजर होते हैं इसके। और क्या है? ठीक है, बल्कि अभी जब हम पढ़ेंगे ना आगे क्वेश्चन, जब तू देखेगा ना पूरे लेक्चर कंप्लीट कर लेगा, तो मैंने कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन डाला हुआ है, तो उसमें डिस्क्लोजर भी मैंने करवाया हुआ है। जब तू उन लेक्चर तक पहुंचेगा ना, तो तुझे नजर आएगा मुन्ना। पढ़ लो इसको, जल्दी पढ़ो। हाँ भाई, पढ़ लिया। सर, आई एम श्योर आप लोगों ने ये पढ़ लिया होगा। अब हम बात कर लेते हैं सर के जनरल बोरोइंग में बोरोइंग कॉस्ट के कैपिटलाइजेशन के क्या रूल्स हैं। तो सर याद रखो, जनरल बोरोइंग के वही रूल्स हैं जो स्पेसिफिक बोरोइंग्स के हैं, सिवाय तीन चीजों के। ये तीन चीजें अगर तुमने याद कर ली, तो तुम्हारा मतलब जो है, तुम्हारा जनरल बोरोइंग भी तुम्हें आ गया। याद रखो, स्पेसिफिक बोरोइंग में अगर लेट से तुमने 10 बोरोइंग की हुई ना स्पेसिफिक नेचर की, तो हर बोरोइंग का अलग अलग रेट निकलेगा। स्पेसिफिक बोरोइंग में हर बोरोइंग का अलग अलग रेट होता है, जो सवाल में दिया हुआ होता है। जबकि जनरल बोरोइंग में आप तमाम जनरल बोरोइंग का एक रेट निकालते हो, जिसको कहते हो वेटेड एवरेज रेट। एक रेट निकालते हो जिसको कहते हो वेटेड एवरेज रेट। जनरल बोरोइंग में तमाम जनरल बोरोइंग्स का एक रेट निकलता है, जिसको बोलते हो वेटेड एवरेज रेट। मानते हो या नहीं मानते? याद रखो, याद रखो, याद रखो। वेटेड एवरेज रेट जैसे स्पेसिफिक बोरोइंग में तुम जितना बोरो करते हो ना, उसके ऊपर रेट लगाते हो। जनरल बोरोइंग में तुम जितना अमाउंट यूटिलाइज करते हो, उसके ऊपर रेट लगाते हो। स्पेसिफिक बोरोइंग में जितना तुम लोन बोरो करते हो, उसके ऊपर रेट लगाते हो। जनरल बोरोइंग में जितना अमाउंट यूटिलाइज करते हो, उसके ऊपर रेट लगाते हो। स्पेसिफिक बोरोइंग में जितना लोन तुम बोरो करते हो, उसके ऊपर रेट लगाते हो। जनरल बोरोइंग में जितना यूटिलाइज करते हो, उसके ऊपर रेट लगाते हो। तीसरी चीज याद रखो, जैसा कि स्पेसिफिक बोरोइंग में तुम इंटरेस्ट इनकम को कैपिटलाइज करते हो ना, जनरल बोरोइंग में इंटरेस्ट इनकम को कैपिटलाइज करने की जरूरत नहीं है। इंटरेस्ट इनकम में वो जनरल बोरोइंग में इंटरेस्ट इनकम आप कैपिटलाइज नहीं करते, चाहे सवाल में दिया हो, आप फिर भी कैपिटलाइज नहीं करोगे। मानते हो या नहीं मानते? मानते हो या नहीं मानते? चलो जल्दी से, ये क्वेश्चन है, इसके कैपिटलाइजेशन रेट निकाल के दो। ये क्वेश्चन है, कैपिटलाइजेशन रेट निकाल के दो जल्दी से।
इस क्वेश्चन का कैपिटलाइजेशन रेट निकाल के दो। अच्छा याद रखो आप प्रोरेटा बेस, अबे क्या कर दिया तूने, ये 13 + 12 + 15 डिवाइड बाई 2 तो नहीं, 3 तो नहीं कर दिया? हाँ अहमद रजा, ये हरकत तो नहीं की तूने? 13 + 12 + 15 डिवाइड बाई 3, ये हरकत तो नहीं की तूने? प्रॉपरली निकाला है, ये करवाने की जरूरत है? वेटेड एवरेज रेट निकलवाने की जरूरत है या कर लोगे मैनेज? वेटेड एवरेज रेट कैसे निकलता है ये लेक्चर से देख लोगे या करवाने की जरूरत है? हाँ अहमद रजा, करवा करवा देता हूँ, ये बेटा देख लो। अच्छा जी, ये देख। बल्कि ये वाला क्वेश्चन देखो। अच्छा जी, लेट्स से याद रखो वेटेड एवरेज रेट ना हर साल का अलग अलग निकलता है, वेटेड एवरेज रेट हर साल का अलग निकलता है। कंपनी हैज फॉलोइंग जनरल बोरोइंग्स, कैलकुलेट वेटेड एवरेज रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन। सही है ना? हमारा ईयर एंड है, अज्यूम करो 31 दिसंबर। सही है, गौर से देखेंगे। एक मिनट ना बच्चा। बल्कि ये वाला देख लो, ये वाला क्वेश्चन देखो। सर ये वाला क्वेश्चन, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट कैपिटलाइजेशन रेट टू बी यूज फॉर कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज। मैं डायरेक्ट तुम्हें जो है ना एक मुश्किल क्वेश्चन करवाता हूँ वेटेड एवरेज वाइज, इसको गौर से देखना। सही है ना? फॉर द पर्पज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वालिफाइंग एसिड ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2014, अहमद लिमिटेड यूटिलाइज वेरियस फंड्स अवेलेबल। द डिटेल्स ऑफ फंड्स अवेलेबल टू अहमद लिमिटेड आर एज फॉलोज। सर हमें 2014 के लिए रेट निकालना है, याद रखो। वार वेटेड एवरेज रेट मतलब वार हर हर साल का अलग अलग निकलता है। सर जनरल पर्पस लोन है, 9 लाख का था, इंटरेस्ट रेट 12%, लोन टेकन 1 जनवरी 2013 को, लोन रीपे कर दिए 31 दिसंबर 2014 को। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, इसका फॉर्मेट देख लो, इसका फॉर्मेट देख लो तुम लोग। सर रेट आएगा पहले, बोरोइंग थी 9 लाख की, रुपीज इन थाउजेंड खेल रहे हैं। टाइमिंग 2014 में कितने महीने के लिए था? 12 महीने के, 12/12। जब तुम टाइमिंग को बोरोइंग से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगी वेटेड एवरेज बोरोइंग। और जब बोरोइंग के ऊपर रेट लगाओगे वेटेड एवरेज बोरोइंग पे, तो तुम्हारे पास आ जाएगा वेटेड एवरेज इंटरेस्ट। क्लियर है ये? तो सर मैंने रेट लिख दिया, ए का 12%, बोरोइंग है 9 लाख, पूरे 12 महीनों के लिए था। 2014 में तो पूरे 12 महीनों के लिए था ना भाई।
वेटेड एवरेज बोरोइंग कितनी है सर? ऑब्वियसली 900 को मल्टीप्लाई बाय टाइमिंग करूंगा, सही है, तो वही आ जाएगी। वेटेड एवरेज इंटरेस्ट 108। सर ये कैसे आया? सर 900 को 12% से मल्टीप्लाई किया तो 108 आ गया। मानते हो या नहीं मानते? इसी तरीके से बी, 5,60,000 का लोन लिया है 15% पे, लोन लिया है 1 जनवरी को और रीपे कर दिया है 30 सितंबर को। तो बताओ 2014 में कितने महीने के लिए रहा? 2014 में कितने महीने के लिए रहा? जल्दी से बताओ 2014 में कितने महीने के लिए रहा? 15% पे 5,60,000, 9/12, 9 महीनों के लिए 560 इंटू 9/12 कितना आ रहा है? 4,20,000। अब 4,20,000 को 15% से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आ गया? वेटेड एवरेज इंटरेस्ट 63। मानते हो या नहीं मानते? बोलो ना, मानते हो या नहीं मानते? बोलो ना, अरे बेटा बोलो ना। अहमद रजा बता दे बेटा, अहमद रजा, ओ नशेड़ी अहमद रजा, जवाब तो दे दे भाई। अच्छा जी, अब सी, 7,80,000 10% पे लिया, कब लिया? 1 जनवरी 2014 को और रीपे कर दिया 30 सितंबर 2014 को। तो कितने महीनों के लिए लिया है? जल्दी से बताओ। सी कितने महीनों के लिए लिया है? जल्दी से बताओ। हाँ 10%, 780, 7,80,000 लिए, टाइमिंग 11/12, सही है। सर वेटेड एवरेज बोरोइंग 11/12 इंटू 780 तो 715 आ गया, और 715 पे 10% लगाया तो 71.5 आ गया। इसी तरीके से डी, सर डी जो है 6,90,000 का हमने बोरोइंग की थी 17% पे, 1 जनवरी 2012 को लिया था, 30 जुलाई 2014 को पे कर दिया। तो 2014 में कितने महीने थे? 2014 में कितने महीने? 7 महीने। सुबहान अल्लाह अहमद रजा। तो 690 इंटू 7/12 तो 4,02,000 वेटेड एवरेज बोरेंगे। इसको मैंने टाइमिंग के हिसाब से इसको वेट दे दिया, और वेटेड एवरेज इंटरेस्ट आ गया 68। जब इंटरेस्ट को मैंने डिवाइडेड बाय बोरोइंग किया, इंटरेस्ट को डिवाइड बाय बोरोइंग किया तो मेरे पास क्या आ गया? वेटेड एवरेज रेट आ गया 12.756%। सही है। तो सर अब जितनी भी मेरी बोरोइंग जो है ना, जनरल बोरोइंग, जितनी भी जनरल बोरोइंग यूटिलाइज होंगी ना, उसके ऊपर जो आप इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करोगे वो इस रेट से करोगे। मानते हो या नहीं मानते? अच्छा सर, अब एक बात बताओ सर, आपने ये शेयर होल्डर इक्विटी क्यों नहीं लिया 1 मिलियन पे 20%? अरे भाई शेयर होल्डर इक्विटी बोरोइंग नहीं होती, शेयर होल्डर इक्विटी बोरोइंग नहीं होती, शेयर होल्डर इक्विटी आपका कैपिटल होता है। मानते हो या नहीं मानते? बोलो ना, अरे बेटा बोलो ना, बोलो ना। चलो, अच्छी बात है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों का जनरल बोरोइंग वाला जो एरिया है वो भी जो है कवर हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब सर एक और चीज़, अच्छा मुझे ये बताओ अहमद रदा, इसकी प्रैक्टिस जो है तुम एक दफ़ा जो है ना वो रिकॉर्डेड लेक्चर से कर लेना। वैसे मैंने बहुत डिटेल में समझाया हुआ है एक एक चीज़, सही है ना? इससे अच्छी उसमें समझाया हुआ है। अगर तुम्हें कुछ मसला होता है तो मैं इधर हूँ तुम्हारे लिए। अब सर आखिरी एरिया, सर बाजू का ऐसा होता है कि सर एक ही सवाल में स्पेसिफिक बोरोइंग भी होती है और जनरल बोरोइंग भी होती है। उस सिनेरियो में सर क्या करेंगे? स्पेसिफिक बोरोइंग भी हो, जनरल बोरोइंग भी हो, उस सिनेरियो में आप क्या करोगे? तो सर याद रखो, सर अहमद रजा सारे लेक्चर देखने बेटा, अब सारे लेक्चर देखने, लेक्चर 3 लेक्चर 4 जितने भी लेक्चर है ना, 3 और 4, वो दोनों देखने उसमें, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस ही करवाई हुई है। कॉन्सेप्ट मैंने जो देना था वो दे दिया, प्रैक्टिस करवाई हुई है। वाजिद ने देखे हुए, वाजिद सारे लेक्चर देखे हुए तूने? वाजिद देखे हुए तूने सारे लेक्चर? अच्छा, कितने लेक्चर देखे हैं वाजिद? अच्छा, तो इसको देख लेना वाजिद बेटा, इसको देख लेना। माशाल्लाह तू बता तो ऐसे रहा था प्रो तरीके से कि जैसे तूने पहले सब देखा हुआ है। तू तो बता तो पूरे फुल प्रो हो के बता रहा था, मैं समझा तूने वो सारे देखे हुए हैं। चल अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। वाजिद बाई डिफॉल्ट माशाल्लाह स्मार्ट है, हाँ। स्मार्ट तो हमारा अहमद रदा भी है माशाल्लाह। अच्छा जी, तो सर एक काम कर लो, तुम लोग एक काम कर लो, मैंने कॉन्सेप्ट जो है वो तुम्हें दे दिए ना। अब तुम लोग जो है ना इसकी जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है ना, बल्कि सारे लेक्चर तुम लोग देख लो, तुम्हें बड़ा फायदा होगा। और मैं बोलूंगा कल तक देख लो, अगर तुम बोलोगे मैं परसों क्लास लगा दूंगा तुम्हारी, वो तुम्हारे उससे पहले, क्विज से पहले, अगर ताकि मसला हो तो।
अच्छा सर, अब आखिरी एरिया। सर बाजू का ऐसा होता है सवाल में स्पेसिफिक और जनरल बोरोइंग जो है ना साथ दी हुई होती है। तो सवाल ये पैदा होता है सर, पहले आप किसको यूटिलाइज करोगे, स्पेसिफिक को करोगे या जनरल को। तो याद रखो स्पेसिफिक सबसे पहले यूटिलाइज होगी, और जब स्पेसिफिक खत्म हो जाए तो फिर जनरल बोरोइंग यूटिलाइज होगी। सही है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ सर, स्पेसिफिक बोरोइंग पहले यूटिलाइज होगी, एंड वंस स्पेसिफिक बोरोइंग हैज बीन यूटिलाइज तो फिर आप कौन सी बोरोइंग यूज करोगे, जनरल बोरोइंग। मानते हो या नहीं मानते? बोलो ना, अरे बेटा बोलो ना। हाँ भाई। आगे बढ़े। अच्छा सर, तो एक काम कर लो, एक काम कर लो तुम लोग जो है ना, अभी जो मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस की वीडियोस डाली हुई है ना, जिसमें मैंने प्रैक्टिस भी करवाई है, तुम एक दफ़ा वो देखो। फिर मसला होता है तो मुझे बताओ, अहमद रदा और वाजिद, फिर हम इंशाल्लाह कल वापस क्लास लगा लेंगे। कल लगानी है परसों लगानी है ये बताओ? कल लगानी है परसों लगानी है? अहमद रजा कब लगानी है? अच्छा देखो, मैं तुम लोगों को एक और बात बोलूं। देखो अगर तुम लोग पास होना चाहते हो ना, मैं तुम लोगों को लिटरली बता रहा हूँ कि पास होने के लिए ना, अभी क्लास के साथ साथ ना क्विजेज और मॉक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर। क्लास के साथ साथ ना, देखो क्योंकि क्लास जो है ना कॉन्सेप्चुअली तुम्हारे पास जो है वो लेक्चर्स वगैरह हैं, सब कुछ हैं। असल चीज़ है क्विज, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के लिए ज़रूरी है कि तुम ये क्विजेज अटेम्प्ट करो। सही है। तो क्विजेज लाजमी अटेम्प्ट करो, उससे पता है तुम्हें पता चलेगा तुम कहाँ खड़े हो। सही है, तो इंशाल्लाह सब नियत कर रहे हैं फिर। इंशाल्लाह वाजिद। अहमद रजा, तूने कोई सवाल पूछा था मुझसे, मुझसे पूछ ले बेटा। तूने कोई सवाल पूछा था अहमद रजा, मुझसे कोई सवाल पूछा था तूने? कोई मसला नहीं है वाजिद, अभी क्विज इसीलिए ले रहे हैं कि आईकेप में बुरे रिजल्ट से बच जाए ना। ऐसा ऐसा करके इंप्रूवमेंट आएगी ना बेटा। अहमद रजा बेटा, तूने एक सवाल पूछा था, जरा पूछ मुझसे। अहमद रजा ने, इरफान, अबे इतना बड़ा सवाल, ये तो खत्म ही नहीं हो रहा भाई, ये क्या है? तूने लगता है आईकेप का क्वेश्चन मुझे छाप दिया है कि सॉल्व करके दो। हाँ तो सॉल्व करना। अटेम्प्ट किया तूने? इसमें जनरल बोरोइंग भी है ना। अहमद रजा देख, ये सवाल अटेम्प्ट करने से पहले ना, पहले तू सारे लेक्चर्स देख ले। तू पहले लेक्चर्स देखेगा ना, उसके बाद ये सॉल्व हो पाएगा। पहले लेक्चर तो कंप्लीट कर बेटा। लेक्चर कंप्लीट कर, फिर इंशाल्लाह हो जाएगा। अगर नहीं होता मुझे बता देना, मैं फिर खुद करवाऊंगा। सही है जानी? चलो फिर आज यहीं तक रखते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखो। अरे तुम सबका हामी और नासिर हो, ये लाजमी देखो। अहमद रजा मुझे बताना, वाजिद अगर कोई सवाल हो तो मुझे फौरन बता देना। सही है। वाजिद बेटा, ये IS 40 पे जो मैंने अभी अभी, तुम जो है ना, क्या कहते हैं कि IS 40 का पूरा लेक्चर देखोगे ना, बल्कि लाइन पर ही रहो, रुको मैं तुम्हें बताता हूँ एक चीज। रुक जाओ, मैं तुम्हें बताता हूँ, मैंने ये डिस्क्लोजर वाला डाला हुआ है IS 40 का। बल्कि मैं तुम लोगों को एक वीडियो भेज रहा हूँ IS 40 की, यूट्यूब की, वो देख लेना। सही है वाजिद, IS 40 के जो डिस्क्लोजर्स है ना वो देख लेना। सही है। मैं देख लेता हूँ। वाजिद अगर नहीं होता मैं डाल देता हूँ बेटा, मैं भी डरा हुआ है, व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ, ठीक है जान।
चलो अपना बहुत सारा ख्याल रखो, फिर मुलाकात। मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, ठीक है। ओके बच्चों, ओके, अल्लाह हाफिज।